हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 यानी ऊष्मा इसे डिस्कस करेंगे। और हम लोग क्लास 7th की साइंस की एनसीईआरटी में 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग ने जो अध्याय 3 में हम लोग ने ये देखा था कि जो ऊनी वस्त्र जो थे, तो जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो जंतव्य रेशे, हम लोग ने अध्याय 3 में ये पढ़ा था कि जो ऊनी वस्त्र हैं वो जंतव्य रेशे यानी एनिमल फाइबर्स जो हैं उनसे बनाए जाते हैं। और ये भी हमने देखा था कि जो सूती वस्त्र हैं वो पादप रेशे से बनाए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये है कि हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं और जो कि हमें जो है गर्म रखते हैं। ठीक है, ऊनी वस्त्र। जबकि जो मौसम जो होता है वो गर्म होता है, तब हम यानी कि जब ग्रीष्म काल आता है यानी गर्मी का जब मौसम आता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव करवाते हैं। तो आप ये जानने के लिए आवश्यक ही उत्सुक होंगे कि ये विशेष ऋतु में विशेष प्रकार के जो वस्त्र हैं वो क्यों उपयुक्त हो रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम आगे देखते हैं कि ये किस लिए उपयुक्त हो रहे हैं। देखिए, जैसे शीतकाल में आप घर के अंदर ठंडक का अनुभव करते हैं, यदि आप बाहर धूप में जाएं तो गर्मी का अनुभव करेंगे। और ग्रीष्मकाल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। ठीक है, ये कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म अथवा ठंडी है। तो हमें कैसे ये पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है, इसको हम अध्याय में आगे यही इन्हीं जितने भी प्रश्न हैं उनका हम जो है उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जैसे ये जो ऊष्मा जो हमारा चैप्टर था, इस चैप्टर में मेनली हमें ये पता करना है कि पहले तो जो ऊष्मा होती है उसमें जो गर्म और ठंडा, ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत है वो कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमेशा हम उसको जो दैनिक जीवन में घटनाएं घटित हो रही होती हैं उसी से ही स्टार्टिंग करते हैं। तो हमें अगर ऊष्मा का टॉपिक पढ़ना है तो डेली रूटीन में जो हम हमेशा अक्सर करके जो हम अपने ड्रेसेस, ये जो कपड़े जो बदलते रहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेदर अपने कपड़े जो चेंज करते रहते हैं, तो ये कपड़ों में इस तरीके की वैरायटी क्यों है। क्यों कुछ कपड़े हैं जैसे ऊनी वगैरह, उनको पहनने पे गर्मी महसूस होती है, कुछ ऐसे हैं जिनको पहनने पे जो है वो ठंड महसूस होती है, और वो हल्के होते हैं, कुछ मोटे होते हैं। तो क्या रीज़न है आखिर, क्यों वेदर जो चेंज होता है उसमें इस तरीके के जो है उनका जो कपड़े यूज़ किए जा रहे हैं उनका क्यों, क्या रीज़न होता है, क्यों इसको यूज़ किया जाता है। और साथ ही जो गर्मी और ठंडी का जो अनुभव किया जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी गर्म है, कौन सी चीज़ कितनी ठंडी है। और इसके अलावा इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें गर्म और ठंडे को पता करना है, ठीक है, तो इसमें जो है इनकी गर्म और ठंडे की जो ऊष्मा का जो ताप है उसको एक्यूरेट वैल्यू जिस चीज़ से हम नाप सकते हैं उनका भी हम इसका अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ कि इसमें जो है ये भी देखेंगे कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है वो अलग अलग वस्तुओं में किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि गर्म और, यानी यहाँ पे हम ये देख लें कि जो मेन हमारे पास है गर्म और ठंडा, इन दोनों में फ़र्क कैसे हम जो है करेंगे। तो इसी को ही यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहली हेडिंग भी हमारी है गर्म और ठंडा। हमने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं के संपर्क में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म होती हैं और कुछ ठंडी होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे चाय जो होती है वो गर्म होती है और जो बर्फ़ होती है वो ठंडी होती है। तो सामान्यतः इन सारी जो वस्तुएं हैं उनका अक्सर करके वो वस्तुएं जो गर्म और ठंडी होती हैं उनका हम डेली रूटीन में जो यूज़ करते रहते हैं, यूज़ भी करते रहते हैं, तो उनको हम जो है एक सारणी, एक सूची बना करके उन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन सी जो है ठंडी चीज़ें यूज़ की हैं या कौन सी गर्म चीज़ें यूज़ की हैं, तो इसके बारे में उन्हें चिन्हित कर सकते हैं, उनका जो है पिक्चर वगैरह ये सब लगा सकते हैं। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं, ठीक है, जबकि कुछ गर्म हैं। आप ये भी जानते होंगे कि कुछ वस्तुएं जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भी ठंडी हैं और बहुत ज़्यादा गर्म भी हैं। तो ये भी कंपैरिजन हो सकता है। यहाँ पे एक परामर्श दिया गया है कि यदि अगर कुछ बहुत गर्म वस्तु जो हैं उनको आप ना छुएं, ठीक है, और जैसे कि मोमबत्ती की जो ज्वाला या फिर स्टोव छूते समय सतर्क रहें, क्योंकि क्या है कि हाथ जलने और इन सब से बच सके, इस वजह से ये यहाँ पे परामर्श दिया गया है कि कोई भी बहुत ज़्यादा गर्म जो चीज़ है उसको छूते समय या उसका अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ देखा कुछ वस्तुएं जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हैं, कुछ वस्तुएं बहुत अधिक जो है गर्म हैं। इसकी अपेक्षा जो है हम कैसे ये ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हम कैसे ये ज्ञात कर सकते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है। और प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं, परंतु क्या हमारी जो स्पर्श इंद्रिय है वो विश्वसनीय है। यानी कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं
कि पहले में ये है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है कितनी ठंडी है ये हम कैसे पता लगाते हैं। दूसरा इसका यहाँ पे आंसर भी दिया गया कि हम उन्हें स्पर्श करके पता कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है कि क्या हमारी जो स्पर्श करने वाली जो स्पर्श इंद्रियां हैं वो क्या इतनी विश्वसनीय है कि एक्यूरेट वैल्यू हमको देती होंगी। तो इसी को ही हम क्रियाकलाप 4.1 में देखेंगे। ऊपर सारणी में एक चीज़ हम देख लेते हैं कि कुछ यहाँ पे जो है वस्तुएं गर्म और ठंडी दी गई हैं, तो उनमें हम देख लेते हैं कि कौन सी जो है ठंडी है और कौन सी गर्म है। तो पहली जैसे आइसक्रीम जो है वो ठंडी होती है, ठीक है। चाय के प्याले में रखी चम्मच, जाहिर है चाय क्या कैसी होगी, गर्म होगी, और वो गर्म में रखी है और वो भी धातु की अगर चम्मच है तो वो धीरे धीरे करके वो भी जो है वो कुछ ना कुछ गर्म हो जाएगी, तो हम इसको गर्म कह सकते हैं। फलों का रस ठंडा होता है। तलने के लिए उपयुक्त किसी भी बर्तन की हत्थी, तो जैसे कढ़ाई वगैरह की जो हत्थी होती है जो कि तलने के लिए जो है इसका यूज़ किया जा रहा है, तो वो भी गर्म होगी अगर वो हीट पर रखी हुई है, ठीक है। तो ये हो गई सारणी। अब हम क्रियाकलाप में ये देखें कि कोई वस्तु कैसे जो है वो गर्म और ठंडी हो सकती है, इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, 3 पात्र हम लेंगे या फिर कोई बर्तन ले लेंगे, उनको हम चिन्हित कर देंगे ABCD से। ए वाला जो पात्र होगा उसमें हम ठंडा पानी डालेंगे, बी वाले पात्र में हम गर्म पानी डालेंगे, और जो कुछ ठंडा और कुछ गर्म यानी गर्म और ठंडे को मिला करके हम सी वाले पात्र में डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, अपना जो बायां हाथ होगा यानी कि लेफ्ट हैंड, उसको हम ए वाले पात्र में डाल देंगे, और जो दाहिना हाथ होगा राइट हैंड उसको बी वाले पात्र में डाल देंगे, और दोनों हाथों को 2-3 मिनट के पश्चात मतलब 2-3 मिनट तक उन पात्रों में डूबे रहने देंगे, और उसके बाद दोनों हाथों को सी वाला जो पात्र है उसमें एक साथ डुबो देंगे। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना, मतलब यहाँ पे एक फिर से परामर्श दिया गया है कि जो बी वाला है जो जिसमें गर्म पानी रखा गया है, तो उसमें ये अपने अनुसार रखना है कि वो पानी इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक कन्फ्यूज़न है बूझो को, क्या है कि उसने क्या किया, मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। मतलब कि यहाँ पे जो बूझो है वो कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि उसका बायां हाथ किस में डाला गया था, जो ठंडा वाला जो पात्र था उसमें डाला गया था, और उसी बाएं हाथ को जब उसने सी वाले पात्र जिसमें दोनों मिक्सचर में उसमें जब उसने डाला तो उसे गर्मी महसूस हुई, और जो उसका दाहिना हाथ है वो जो कि गर्म जो है वाले पात्र में जिसमें गर्म पानी था उसको जब उसने सी वाले में डाला तो उसको ठंडा महसूस हुआ। तो यहाँ पे वो जो कन्फ्यूज़ है कि आखिर ये उल्टा कैसे हो गया। तो बूझो की उलझन ये दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कोई वस्तु गर्म अथवा ठंडी है, हम अपनी जो स्पर्श इंद्रियां हैं उन पर विश्वास नहीं कर सकते। बूझो की उलझन यही बताने की कोशिश कर रही है। तो यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है, जो स्पर्श इंद्रियां हैं वो हमें कभी भी धोखा दे सकती हैं, कभी भी कंफ्यूज कर सकती हैं। तो तब हम ये कैसे ज्ञात करें कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है। अब हमें अगर मान लीजिए टेम्परेचर का एक्यूरेट टेम्परेचर अगर ज्ञात करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो किसी वस्तु की जो उष्णता यानी कि जो गर्मी होती है उसकी विश्वसनीय जो माप है, एक्यूरेट जो उसकी वैल्यू होगी वो उसके ताप से की जा सकती है, उसकी टेम्परेचर से। तो ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक युक्ति जो होती है वो उसे तापमापी या फिर थर्मामीटर कहते हैं। मतलब कहने का है कि यहाँ थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु के टेम्परेचर को, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू में हम उसको नाप सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि तापमापन कैसे किया जाएगा। तो क्या आपने कभी तापमापी देखा है? याद कीजिए कि घर में अगर किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को बुखार वगैरह आया हो तो टेम्परेचर को थर्मामीटर यानी तापमापी से मापा गया होगा, ठीक है, हम सभी ने देखा होगा। तो देखिए जिस तापमापी से हम अपने शरीर का ताप मापते हैं उसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। और किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। और डॉक्टरी थर्मामीटर का ऊपर एक चित्र दिया गया है, उसे भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये है डॉक्टरी थर्मामीटर। कांच की पूरी जो है एक नली जैसी है, ठीक है, एक कीप है, और यहाँ पे जो है ये धातु का बना हुआ है और इसमें एक स्केल भी है। तो आगे देख लेते हैं कि इसकी पूरी बनावट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली है, पूरी कांच की नली है, ठीक है, और समान व्यास से ऊपर से लेकर नीचे तक के, एटलीस्ट यहाँ से, तो ठीक है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है, एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में क्या, पारा भरा होता है, और बल्ब के जो बाहर है वो नली में पारे की एक पतली, बल्ब के बाहर वाला जो हिस्सा है वहाँ पे एक पतली सी चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की ये जो धारी होती है वो पारे की धारी होती है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाएं, और जब तक कि मतलब इतना घुमाएं कि जब तक कि वो आपको दिखाई न देने लग जाए वो धारी, ठीक है। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखेगा, हमने दिखाया था।
तो वो उससे जो है इसकी वैल्यूज़ नापी जाती हैं। तो उपयोग किए जाने वाला जो मापक्रम है वो सेल्सियस स्केल यानी कि डिग्री सेल्सियस के द्वारा, जिसे डिग्री सेल्सियस इस तरीके से दर्शाते भी हैं, तो उसके द्वारा हम मापक्रम करेंगे। तो यहाँ पे बूझो एक बार फिर से सोच विचार में पड़ गया है कि दो मापक्रम में से वह किसे पढ़ें, यानी कि ये जो थर्मामीटर में जो स्केल दी गई थी मापक्रम की, उसमें डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट दोनों ही था। तो इसमें वो कंफ्यूज है कि दोनों मापक्रम में से हम किसे पढ़ें। तो पहेली ने उसे ये बताया कि भारत में सेल्सियस स्केल चलती है। तो अब जब भारत ने सेल्सियस स्केल को अपनाया है तो हम इसी का उपयोग करेंगे। और जो दूसरा जो मापक्रम फ़ारेनहाइट में जो दिया गया है, जिसका कि परिसर, ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ़ारेनहाइट में जो उसका जो परिसर होता है, यानी कि उसका जो मापांक होता है, वैल्यूज़ जो मेजर की जाती हैं, वो 94 से 108 डिग्री तक के वैल्यू इसकी मेजर की जाती है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग 94 से 108 एंड होगा। तो ये इसकी वैल्यू हो गई, इसका परिसर हो गया किसका, फ़ारेनहाइट स्केल का। तो और हम लोग भारत में जो है सेल्सियस स्केल को अपनाया गया, तो हम लोग जो भी टेम्परेचर जो मेजर करते हैं वो हम सेल्सियस में करते हैं। तो देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर में जो सेल्सियस में हम नोट डाउन करते हैं वो हमारा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही ताप को हम मापते हैं। ठीक है, किसमें जो है डॉक्टरी थर्मामीटर जो है उसमें। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि क्रियाकलाप 2 में, यहाँ पे जो क्रियाकलाप है 4.2, इसमें थर्मामीटर से ताप मापना। कि अभी तो हमने ये देखा कि थर्मामीटर कैसा था, उसका स्ट्रक्चर सब कुछ हमने देख लिया। अब थर्मामीटर से हम ताप को भी माप करके देखते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे है कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है, इसे हम देखेंगे। और इन्हें किन्हीं दो क्रमागत मतलब कि पढ़ने के लिए, अगर हमें थर्मामीटर में जो भी हमें टेम्परेचर मेजर किया है उसको हमें पढ़ना है कि कितने डिग्री सेल्सियस होगा, तो इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, थर्मामीटर की जो स्केल है उस स्केल में हम दो बड़े चिन्हों को नोट डाउन, मतलब कि इसमें जो है चिन्ह बना लेंगे। ठीक है, उसके द्वारा, बड़े चिन्हों के द्वारा निरूपित ताप के अंतर को हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की जो संख्या है उनको नोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है, दो बड़े चिन्ह हैं उनके बीच 1 डिग्री का अंतर है, इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं। अगर दोनों जो है चिन्ह है उनके बीच में 1 डिग्री का जो है अंतर है, उनके बीच में 5 भाग हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि तब एक छोटे भाग का मान कितना होगा, 1/5 डिग्री सेल्सियस होगा, या फिर इसे ही 0.2 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। उपयोग करने के लिए पहले थर्मामीटर की अच्छी प्रकार, अब ये तो हमें पता चल गया कि वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे। अब हम जब यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, तो उपयोग करने के लिए हम थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धुल लेंगे। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी यानी कि जो एंटीसेप्टिक्स हैं, रोगाणु रोधक, उसका घोल का उपयोग करेंगे। क्योंकि क्या है कि जो थर्मामीटर है उससे हम फीवर, शरीर का ताप चेक करते हैं, तो वो अक्सर करके ज़बान के नीचे जो हमारी जीभ होती है उसके नीचे हम लगाते हैं। ठीक है, तो मुँह में लगा रहे हैं, तो जो थर्मामीटर है उसे हम मुंह में लगा रहे हैं, इस वजह से हम उसे क्या करेंगे, एंटीसेप्टिक से हम उसे धोएंगे। ठीक है, इसके अलावा उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे अपने हाथ से कसकर पकड़ेंगे और कुछ झटके दे देंगे, मतलब कि झटकेंगे नीचे की ओर। ये इस वजह से देंगे ताकि जो पारा है वो पारा जो है वो तली के एकदम नीचे आ जाए। सुनिश्चित हमें यहाँ पे ये करना है कि जो पारा जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। ठीक है, अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के, जो बल्ब है उसका बल्ब वाला जो सिरा है उसको अपनी जीभ के नीचे रखेंगे और 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालेंगे। उसका पाठ्यांक फिर हम नोट करेंगे, बाहर निकालने के बाद उसका पाठ्यांक नोट करेंगे। यह आपके शरीर का ताप है, जो भी उस समय पाठ्यांक होगा वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा। और ताप को सदैव उसकी मात्रक डिग्री सेल्सियस के साथ ही व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया। तो देखिए, मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि इसकी मात्रक के साथ हमें इसे व्यक्त करना है। अभी यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न होगी जो आगे क्लियर होगी। तो यहाँ पे पहले की कन्फ्यूज़न है, उसने जब अपने शरीर का ताप मापा तो वो चिंतित हो गई क्योंकि उसका एक्यूरेट 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आया। तो यहाँ पे ये है कि हमें पहेली को ये बताना है, ये विश्वास दिलाना है कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी जो है परेशानी में आ गई कि भाई हमारा तो एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं आ रहा, तो क्या हमें दिक्कत है। तो इसके साथ कोई परेशानी नहीं है। इसी को ही हमें बताने के लिए क्रियाकलाप में हम देखेंगे कि कैसे डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों के शरीर का हम ताप लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम उसको सारणी में उनके नाम, उनके ताप, टेम्परेचर को नोट डाउन करते जाएंगे। अब क्या है, क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का जो ताप है वो 37 डिग्री सेल्सियस है? ये आवश्यक नहीं है, ये
बात जो है वो आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस हो। यह कुछ अधिक या फिर कुछ कम हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप या नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं वो स्वस्थ व्यक्ति के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो एक वैल्यू दी गई है 37 डिग्री सेल्सियस, ये एक हेल्दी पर्सन के जो पूरे बॉडी का जो औसतन ताप होता है वो यहाँ पे है 37 डिग्री सेल्सियस। तो जितने भी अलग अलग लोगों का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो एक्यूरेट भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये कोई समस्या की बात नहीं है। तो यहाँ पे पहेली की जो चिंता है वो भी दूर हो जाती है। आगे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे है डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियाँ। क्योंकि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, तो ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसको उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां क्या हैं उन्हें भी देख लेते हैं। पहली है, थर्मामीटर को उपयोग से पहले उसको सबसे पहले हमें पूतिरोधी या जो एंटीसेप्टिक है उसके घोल से अच्छी तरह धुल लेना चाहिए। क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा था कि इसको हम जो टेस्ट करते हैं जब शरीर का ताप तो हमें उसे अपनी मुंह में जीभ के नीचे रखना पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से एंटीसेप्टिक से उसे हम धो लें। उसके बाद है सुनिश्चित यहाँ पे ये करना है कि जो पारा है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का जो तल है वो दृष्टि रेखा के एकदम सीधी, यानी कि पारा जो है, पारे की जो वो लाइन है सिल्वर लाइन, वो एकदम दृष्टि हमारी आंखों के एकदम सीधे में होनी चाहिए। फिर थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए और किसी कठोर वस्तु से टकराने पर, क्योंकि वो पूरे शीशे का बना होता है, इस वजह से अगर वो किसी कठोर वस्तु से टकराएगा तो वो टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, जो बल्ब वाला हिस्सा है उधर से नहीं पकड़ना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये इस तरीके से पकड़ने का ये सही तरीका है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि बूझो कि मस्तिष्क में एक नटखट विचार आ रहा है कि वह डॉक्टरी थर्मामीटर से क्या गर्म दूध का ताप माप सकता है। तो यहाँ पहेली ने उसे ये करने से रोक दिया है। तो यहाँ पे एक चेतावनी भी दी गई है, उसे भी देख लेते हैं। चेतावनी यह है कि डॉक्टरी जो थर्मामीटर है उसका उपयोग सिर्फ मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। उसको छोड़कर जो है किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए इसका कभी भी मत प्रयोग करिए। अगर ऐसा करेंगे तो थर्मामीटर को दूध या आग के पास रखने से बचाएंगे, क्योंकि ये टूट सकता है। ठीक है, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ जो मनुष्य के शरीर है उसी की ही ताप को मापने के लिए जो है इसको बनाया गया है। तो इस वजह से आगे देखते हैं। जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री से कम तथा 42 डिग्री से अधिक नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पे एक जो है एक मार्जिन बता दी गई है कि जो मानव शरीर का जो ताप है वो 35 डिग्री से कम नहीं होता है, और सामान्यतः ऐसा कहा गया है। बहुत कुछ रेयर केस होती है जिनमें ऐसा हो भी सकता है कि 35 डिग्री सेल्सियस से कम भी हो जाए और 42 से ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन नॉर्मली 35 से कम और 42 से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का जो परिसर, इसमें जो है स्केल है, इसमें जो रीडिंग की जाती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में की जाती है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला तापमापी। अब प्रयोगशाला तापमापी का क्यों यूज़ हो रहा है, ये जो बूझो की जो भी नटखट ख्याल आया था उसकी वजह से यहाँ पे उसका यूज़ का पता चल जाएगा। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, क्योंकि अभी हमें खाली इतना ही एक्यूरेट वैल्यू पता चली ना कि बॉडी का, मनुष्य के शरीर का जो ताप है वो एकदम एग्जैक्ट पता चल जाए, तो उसके लिए तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हो गया। लेकिन और भी वस्तुओं का अगर हमें ताप पता करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए भी अन्य तापमापी काम में लाते हैं। तो जो ऐसे ही एक तापमापी जिसे हम प्रयोगशाला तापमापी कहते हैं वो यूज़ किया जाता है। अब हम अपने जो अध्यापक हैं उनकी हेल्प ले करके हम उसे देख भी सकते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रयोगशाला तापमापी का जो परिसर होता है, ठीक है, तो इसका जो परिसर होता है, यानी इसमें जो रीडिंग की जो स्केल की स्टार्टिंग होती है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अभी तक कि हम लोगों ने किसकी 3 की पढ़ी। पहला हमारा फ़ारेनहाइट था। इन तीनों ही की वैल्यूज़ आगे अभ्यास से रिलेटेड भी हमें इसे अच्छे से ध्यान रखना है कि जो फ़ारेनहाइट था, फ़ारेनहाइट का 90 से 180 तक के होता है। स्टार्टिंग 90 से होती है, 180 तक के होती है। और जो डिग्री सेल्सियस है उसमें 35 से 42 के बीच में जो है इसकी मतलब मेजरिंग की जाती है। और जो इसका है, इसका जो परिसर है प्रयोगशाला तापमापी का, इसका 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जैसे कि आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार से हम इसमें भी सारी चीज़ें करेंगे। सबसे छोटे भाग द्वारा इसे दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात करेंगे। मतलब कहने का है कि सबसे छोटा भाग हमने कौन सा बताया है, 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहीं से ही हम स्टार्टिंग करेंगे। अब जब भी मेजर करेंगे, तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी जो यहाँ पे दिया गया 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस।
इसके अलावा ये है कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमान, क्योंकि यहाँ पे अलग जो है इंस्ट्रूमेंट जो है उनके लिए ये यूज़ किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे है कि जैसे अभी हमने ये देखा था कि मनुष्य के शरीर के ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर था, अन्य किसी भी चीज़ का ताप मापने के लिए जो है प्रयोगशाला तापमापी था, और यहाँ पे और भी जो अलग अलग जो है प्रकार के जो प्रयोजन होंगे उनके लिए अलग प्रकार के जो है तापमापी का उपयोग किया जाएगा। जैसे कि मौसम की अगर रिपोर्ट हमें दे दी है तो मौसम में जो ताप का जो मान है वो अधिकतम है या फिर न्यूनतम है, इसकी जानकारी देने के लिए जो तापमापी है वो कौन सा है, अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। मौसम में जो बदलाव हो रहा है उसकी जो टेम्परेचर में बढ़ोतरी और घटोतरी हो रही है, इसको मापने के लिए हम अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रयोगशाला तापमापी का स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है, ये है पूरा। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसका जो प्रयोगशाला तापमापी है उसका यूज़ कैसे करेंगे। तो इसे देखने के लिए क्रियाकलाप 4 में देख लेते हैं। 4.4 में क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे और उसमें ये बीकर या मग कुछ भी ले लेंगे, उसमें नल का थोड़ा सा जल ले लेंगे। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोएंगे कि उसका बल्ब जो है, ये वाला जो हिस्सा है ये जल में डूब जाए, लेकिन वह बर्तन की तली तथा दीवारों को स्पर्श ना करे। यानी कि तापमापी को हम ऊर्ध्वाधर एकदम खड़ा रखेंगे ताकि वो जो है बर्तन की दीवारों को जो है टच ना करें। इसके बाद तल की जो गति है उसको हम देखेंगे। अब इसमें भी जो लेवल जो दिया गया है उसको हम देखेंगे। तब तक हम प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि नली में पारा, क्योंकि इसमें भी पारा होता है, पारे का जो तल है वो स्थिर ना हो जाए। ठीक है, जब वो स्थिर हो जाएगा तो तापमापी का पाठ्यांक हम नोट कर लेंगे। यह इस समय जल का ताप होगा, जिस समय हम जिस भी जल में उसको डाल रखा है उसका जो है टेम्परेचर लेने के लिए जब पारा स्थिर हो जाएगा तब हम जो भी नोट डाउन करेंगे वही उसका ताप होगा। अब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जो जल है उसकी ताप की तुलना करना है। क्या इन सभी मापों में कुछ भिन्नताएं हैं? संभवतः मतलब सभी जो भी कारण होंगे उसमें हम उसका जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक दूसरे से शेयर करेंगे कि क्या क्या गड़बड़ी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली जो सभी सावधानियां हैं वो सभी इसमें भी बरती जाएंगी, क्योंकि ये भी पूरा कांच का बना हुआ है, इसमें भी पारा है, सब सारी बरती जाएंगी। इसके अलावा जो और एक्स्ट्रा में है वो क्या क्या है, वो है तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना है, एकदम सीधा सीधा रखना है, तिरछा नहीं रखना है। तापमापी का जो बल्ब है वो चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका हमें ताप लेना है। बल्ब बर्तन की दीवारों को नहीं छूना चाहिए। 2 एक्स्ट्रा है, बाकी जितनी भी सावधानियां जो डॉक्टरी थर्मामीटर में दी गई थी वही इसमें भी रहेंगी। अब जैसे अब यहाँ पे जो बूझों ने एक शरारत की थी कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उससे किसी गर्म दूध का जो है ताप क्यों नहीं माप सकते, इनके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया था। तो देखिए उसका आंसर इनको मिल गया है। क्या है कि बूझों को भी ये समझ में आ गया है कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, इसका रीज़न इनको पता चल गया है। लेकिन अभी भी उनके दिमाग में एक क्वेश्चन है, एक उलझन है कि प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके जो है इसके द्वारा किसी भी मनुष्य के शरीर का ताप क्यों नहीं नापा जा सकता है। तो उसे देखने के लिए आइए ये जो प्रश्न इसके दिमाग में उठा है इसे जानने की कोशिश करते हैं, इसे क्रियाकलाप के द्वारा करके देखते हैं। तो देखिए जैसे इसमें दिया गया है, किसी बीकर या मग में हम थोड़ा गर्म जल लें। ठीक है, तापमापी के जो बल्ब है, ये जो प्रयोगशाला तापमापी है उसके बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के तल के स्थिर होने तक हम प्रतीक्षा करेंगे। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो उसे फिर जो भी जिस भी जगह पे स्थिर हुआ है तो स्केल के उस जो है पाठ्यांक को हम नोट कर लेंगे। अब तापमापी को जल से बाहर निकालेंगे। ध्यानपूर्वक यहाँ पे ये देखना है कि अब क्या होता है। क्या आप देख सकते हैं कि जैसे ही तापमापी को हमने जल से बाहर निकाला पारे का जो तल है वो गिरने लगा। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब तक उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं एक अंतर भी है डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर में कि ये जो प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है ये इसका पाठ्यांक हम तभी नोट डाउन कर सकते हैं जब तक कि वो जिसका टेम्परेचर हम नोट कर रहे हैं उसमें ये डूबा रहता है। जैसे ही हम ये निकालेंगे वैसे ही जो है तारे का जो स्तर है वो नीचे गिरने लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे स्मरण यहाँ पे याद करने वाली बात है कि जब हम अपने शरीर का जो ताप जो है माप रहे थे डॉक्टरी थर्मामीटर के द्वारा, तो इसमें हमने क्या देखा था कि जो पाठ्यांक है उसे नोट करने के लिए हम थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ रहा था और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसे सीधा करके जैसे भी हम उसको जो है उसका पाठ्यांक को पढ़ रहे थे। तो क्या तब जो है यहाँ पे है कि क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं? तो यही यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो गया पूरी तरीके से कि ये जो प्रयोगशाला तापमापी है अब क्या हम उससे शरीर का, क्योंकि
जो जिस तरीके से हम डॉक्टरी थर्मामीटर को जो है जीभ के नीचे रख रहे थे, उसके बाद आराम से इसको निकाल करके फिर हम उसके पाठ्यांक को पढ़ रहे थे, क्या अगर ये जो प्रयोगशाला तापमापी है क्या हम उसको मुंह में रख करके नोट डाउन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको जो है मुंह में रख करके हो ही नहीं सकता। जैसे ही बाहर निकालेंगे उसका जो पारा जो है उसका लेवल नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये बात स्पष्ट हो गई। स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है कि शरीर का टेम्परेचर जो है उससे मापा जा सके। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने से पर पारे का जो तल है वो नीचे या ऊपर क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए, किसी डॉक्टरी थर्मामीटर को फिर से प्रेक्षण अगर हम करें तो हम ये देखेंगे कि उसकी जो बल्ब है उसके पास कोई विभंग या किंक देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक जो है एक विभंग है, ठीक है, जो उसकी जो लाइन है, पारे की जो लाइन है उसको एकदम बनाए बरकरार रखने का काम कर रहा है। तो इसका काम क्या है, यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने नहीं देता। विभंग का ये यहाँ पे काम है। बूझो ये जानने के लिए उत्सुक है कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे ही तापमापी जो है वो उसका जो बल्ब है वो किसी भी वस्तु के जो है संपर्क में आएगा तो तारे का जो तल है उसमें चेंजेस होने लग जाते हैं। तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था उससे हमें यही जानने की कोशिश की कि इसका मेनली जो रीज़न था कि तारे वो जो पारा है उसको क्यों रखा गया, क्योंकि वो टेम्परेचर के लिए वो बहुत सेंसिटिव है। तो वो जो है जैसा भी गर्म ताप होगा तो वो ऊपर जो है मतलब कि इसका लेवल बढ़ने लग जाएगा, और जैसे ही ताप गिरेगा पारे का जो लेवल है वो भी नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो इसी तरीके से जो है इस दोनों ही जो तापमापी बनाए गए थे उनमें पारे का यूज़ किया गया था। लेकिन यहाँ पे है कि तापमापी में पारे का जो प्रयोग है उसके विषय में अनेक चिंताएं भी हैं। जैसे कि पारा जो होता है वो एक विषाक्त पदार्थ है, ठीक है, एक जहरीला पदार्थ है, और यदि तापमापी अगर टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है, क्योंकि अगर वो टूट जाए, चूंकि हम जानते हैं वो एक विषाक्त पदार्थ है, डिजीज कॉज करता है, अगर वो टूट गया तो वो बिखर जाएगा जहाँ पे भी गिरेगा, ठीक है, और फिर उसको समेटना सबसे ज़्यादा मुश्किल की बात है। तो इसलिए इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल जो अंकीय तापमापी यानी डिजिटल थर्मामीटर जो है वो उपलब्ध है जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता। तो आजकल जो यूज़ किए जाते हैं थर्मामीटर वो डिजिटल वाले ही यूज़ किए जाते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो कैसे होता है। तो संभवतः आपने ये देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं, गर्मी किसी भी आग वगैरह जो है उस पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि ऊष्मा जो है वो ज्वाला से बर्तन की ओर चल रही है, ठीक है। इसके अलावा जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं, ठीक है, जब हटा लेते हैं तो ये धीरे धीरे फिर ठंडा होता जाता है। ठंडा होने का क्या कारण है, तो ऊष्मा जो है वो बर्तन से, अब क्या है कि चूंकि बर्तन जो है वो तो गर्म है लेकिन परिवेश जो है उसके चारों ओर की जो सराउंडिंग है वो गर्म नहीं है, ठीक है। तो जो ऊष्मा है वो बर्तन से कहाँ जा रही है, परिवेश में जा रही है, वहाँ पे स्थानांतरित हो रही है। इस प्रकार आप ये समझ सकते हैं कि दोनों ही स्थिति में जब हमने जो है ऊष्मा को ज्वाला पे रखा तब भी, और जब जो है हटा लिया तब भी, जो ऊष्मा है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित हो रही है। और वास्तव में यहाँ पे ये कहना भी सही है कि ऊष्मा, तो वास्तव में हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो ऊष्मा है वो सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो ये जो ऊष्मा से संबंधित ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि ऊष्मा का प्रवाह किधर होता है, मतलब ऊष्मा का प्रवाह कैसा होता है, तो ऊष्मा का प्रवाह हम कह सकते हैं कि अधिक ऊष्मा से अधिक ताप से कम ताप की तरफ होता है, ठीक है। पहली ये जानना चाहती है कि क्या इसका यह अर्थ है कि यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, ये इसके दिमाग में थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए इसकी हम खोज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्रियाकलाप के द्वारा करेंगे 4.6 के द्वारा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें हमें एल्यूमिनियम या लोहे की हमें एक धातु की छड़ चाहिए होगी, ठीक है, या फिर चपटी पट्टी भी ले सकते हैं, और छड़ पर हम मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपका देंगे। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसेंगे। अगर प्रयोगशाला स्टैंड नहीं है तो हम जो ईंटें हैं, ठीक है, ईंटों के बीच में हम उसे दबा सकते हैं। अब छड़ का जो दूसरा सिरा है उसको गर्म करेंगे कैंडल के द्वारा, जैसे यहाँ पे जो चित्र है इसमें भी दिखाया गया है, ठीक है। तो इसके दूसरे सिरे को जो है गर्म करेंगे। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो मोम के जो टुकड़े हैं उनका क्या हुआ, क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ होते हैं, कौन सा टुकड़ा सबसे पहले जो है गिरना आरंभ होता है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनका हमें आंसर यहाँ पे
देखना है। तो क्या आप ये सोचते हैं कि ऊष्मा जो है वो ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित हो रही है, क्योंकि जो है छड़ है उसका एक ही सिरा गर्म किया जा रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है वो चालन कहलाता है। यानी चालन प्रक्रिया में क्या होता है कि कोई जो ऊष्मा का जो प्रवाह है वो गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर होता है। और अक्सर करके जो चालन प्रक्रिया के द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, ये जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनमें चालन प्रक्रिया के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ये जो लाइंस हैं कि चालन प्रक्रिया, इसके बाद भी जो भी संवहन आएगा वो किस में होता है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल भी हैं ये भी क्वेश्चंस की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि चालन प्रक्रिया ठोसों में होती है, ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण। इसके अलावा क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य ये देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो धातु के बर्तन होते हैं उनमें प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है, ठीक है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? तो बिना हाथ जलाए तभी हम उठा सकते हैं अगर उसमें कोई प्लास्टिक का मतलब कि कोई ऊष्मा का कुचालक लगा हुआ होगा। तो आगे देखते हैं क्रियाकलाप 4.7 में कि किसी छोटे बर्तन, ठीक है। अब तो ये हमें पता चल गया कि चालन प्रक्रिया के द्वारा कैसे जो है ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। अब आगे और भी चीज़ें देखते हैं कि जैसे किसी छोटे बर्तन या बीकर में हम गर्म पानी लेंगे, ठीक है, और कुछ वस्तुएं जैसे कि जो है इस्पात, स्टील की चम्मच, ठीक है, स्टील की चम्मच ले लेंगे या फिर प्लास्टिक की स्केल ले लेंगे, पेंसिल ले लेंगे या फिर विभाजनी डिवाइडर ले लेंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ों को हम एकत्र कर लेंगे। इन सभी वस्तुओं के एक एक सिरे को हम गर्म पानी में डुबोएंगे, ठीक है। कुछ देर हम इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम छू करके उसके दूसरे सिरे को देखेंगे कि उसमें क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारणी है उसमें कुछ वस्तुएं हमें यहाँ पे बतानी है, उसके बाद देखना है कि किस धातु की बनी है और उसमें जो उसका दूसरा सिरा है, एक सिरा तो जो है गर्म पानी में डूबा हुआ है, दूसरा सिरा जो है वो गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए जैसे वस्तु यहाँ पे स्टील की चम्मच ली गई है, वो पदार्थ किसकी बनी है, धातु की बनी है। तो इसमें ये कहा गया क्या दूसरा सिरा गर्म हो रहा है, तो हाँ बिल्कुल हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर एक और चीज़ ली थी कि जो है प्लास्टिक की स्केल, तो प्लास्टिक की स्केल अगर हम ले लेते हैं तो वो प्लास्टिक की बनी है, ठीक है, तो उसका दूसरा सिरा जो है वो गर्म नहीं होगा। तो इस तरीके से ये हो गया जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं ऊष्मा के चालक वो पदार्थ हैं जो अपने से होकर के ऊष्मा को आसानी से ईजिली जाने देते हैं। तो उदाहरण में ये बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट उदाहरण है। एल्यूमिनियम, आयरन यानी लोहा तथा कॉपर, तांबा, ये सब जो है वो ऊष्मा के अच्छे चालक हैं, ठीक है, ऊष्मा के ये चालक होते हैं। और जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक की स्केल हो गई, रबर हो गया, ठीक है, और जो है प्लास्टिक की स्केल हो गई, रबर हो गया, ये सारी जो, और लकड़ी हो गई, तो ये सारे जो हैं क्या होते हैं, ऊष्मा रोधी होते हैं। यानी कि ये ऊष्मा का ट्रांसफर इनके अंदर से होता नहीं है, ठीक है। जल तथा वायु भी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होती है इससे पता लगाना है। अब ये जो जल और वायु जो है जो कि ऊष्मा के कुचालक हैं, इनमें ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होगा इसे हमें देखना है क्रियाकलाप के द्वारा। तो देखिए इसमें क्या करना है हमें, पहले हम क्या करेंगे, गोल पेंदे का एक फ्लास्क ले लेंगे, ठीक है, इसे जल से 2/3 भरेंगे और इसकी किसी तिपाई पर मतलब कि या फिर फ्लास्क को रखने के लिए कोई ऐसा प्रबंध हो, ठीक है, उस पर हम रख देंगे जिसके नीचे हम मोमबत्ती, मतलब ऐसा प्रबंध हो कि जिसके नीचे हम मोमबत्ती या बर्नर वगैरह रख सकें। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा करेंगे, यानी फ्लास्क में जो जल है वो जो अभी हिल रहा होगा वो स्थिर हो जाए। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रख देंगे, पेंदे पर अंदर से, ठीक है। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जला करके जल को गर्म करेंगे। अब इस तरीके से अपने जो भी प्रेक्षण हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं उन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाएंगे। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जो जल है वो गर्म हो जाता है और गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का जो ठंडा जल है वो उस स्थान पे आ जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कैंडल की लौ जिस जगह लग रही थी वहाँ का जो जल होगा वो गर्म हो जाएगा, वो गर्म जल ऊपर की तरफ उठ जाएगा और साइड के जो ठंडे जल के जो अणु होंगे वो वापस वो उस जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर वो गर्म होंगे, फिर ऊपर जाएंगे। ये प्रक्रिया तब तक की दोहराती रहेगी जब तक कि पूरा जो जल है, जल का मतलब बर्नर में जितना भी जल होगा वो पूरा का पूरा गर्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया वही तब तक की चलती रहेगी जब तक कि सारा जल गर्म नहीं हो जाता। ऊष्मा का स्थानांतरण, इस विधि को संवहन विधि कहते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं संवहन विधि में क्या होगा कि
जो ज्वाला के संपर्क में जो जल का पार्ट आ रहा था वो जो है गर्म होकर के हल्का हो जा रहा था, तो वो ऊपर उठ जा रहा था। फिर जो ठंडे जो है पार्टिकल जो थे वो वापस से उस स्थान पर आ जाए, फिर वो गर्म होकर के, तो इस तरीके से लगभग जितने भी जो बर्नर या बीकर में जो जल है वो पूरा का पूरा जब तक ये गर्म नहीं हुआ तब तक ये प्रोसेस पूरी तरीके से होती रही, फिर एक साथ पूरा जो है जल एक साथ उबलने लगेगा। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया थी इसके द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा था ये प्रक्रिया संवहन विधि कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से दिखाया भी गया है। अब हम ये कह सकते हैं कि वायु में ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो किस प्रकार होता है और धुआं जो है वो किस दिशा में जाता है, तो इसे भी देख लेते हैं। ऊष्मा और यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं कि जो संवहन विधि होती है, जितनी भी द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो संवहन विधि के द्वारा होता है। अब जो वायु है ये भी ऊष्मा की कुचालक है, तो इसमें जो है ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होगा इसे देखते हैं। ऊष्मा स्रोत के पास की जो वायु है, मतलब कि जो जहाँ से ऊष्मा मिल रही है उस जगह पे उस स्रोत के पास की जो वायु है वो गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है, यानी कि वो उठ करके वो गर्म होगी ऊपर उठ जाएगी, तो उसके आसपास के एरिया की जो ठंडी जो वायु होगी वो उस जगह आ जाएगी, फिर वो गर्म होगी वो ऊपर उठ जाएगी। तो वायु में ये जो प्रक्रिया हो रही थी कि वायु के पार्टिकल के गर्म होकर के ऊपर उठने की, इसको हम क्रियाकलाप के द्वारा ठीक से अच्छे से देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक मोमबत्ती जलाएंगे और अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर और दूसरे हाथ को साइड में, ज्वाला की साइड में पार्श्व में रखेंगे। क्या आप दोनों हाथ में समान गहरी गर्मी जो है महसूस कर रहे हैं? ये है, यदि नहीं तो कौन सा हाथ जो है वो अधिक गर्म अनुभव कर रहा है, तो इसे हमें देखना है। और हाँ, यहाँ पे एक सावधानी भी दी गई है कि हमें हाथों को ज्वाला से सुरक्षित रखना है, इतना दूर रखना है कि जो है हाथ हमारा जले ना। ध्यान देने बात ये है, ऊपर की ओर की जो वायु है वो संवहन गर्मी, मतलब संवहन के द्वारा जो है वो गर्म होती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वायु में भी वही प्रोसेस हो रही है जो जल में हो रही थी, जल के पार्टिकल्स के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि जो लौ के एकदम डायरेक्ट पड़ रही थी जो है वायु, वो गर्म हो जा रही थी संवहन विधि के द्वारा। और फिर उसके बाद इसलिए ज्वाला के ऊपर का जो हाथ है वो गर्म हो जा रही थी तो हट जा रही थी, उसकी जगह दूसरी आ जा रही थी। इस वजह से जो ऊपर वाला जो हाथ है, लौ के ऊपर वाला, ज्वाला के ऊपर वाला जो हाथ है वहाँ पे गर्मी महसूस हो रही थी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, इन्हें भी आगे क्लियर कर लेंगे। और जो पार्श्व वाला जो है वो संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पा रही, ऊपर वाली जो है वो संवहन द्वारा गर्म हो रही है जहाँ पे डायरेक्ट ऊष्मा के संपर्क में वो वायु है, और जो साइड वाली है वो ऊष्मा के संपर्क में डायरेक्ट नहीं है, तो वो जो है उतनी नहीं गर्म हो पा रही। इसलिए यह वायु लौ के ऊपर की वायु जैसे गर्म नहीं लगती है, साइड वाली, पार्श्व वाली। ठीक है, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वो एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल यानी धरती या थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है, दिन के समय अगर देखा जाए, और स्थल से यानी कि जो धरती है वहाँ से ऊपर की जो वायु है वो गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती है, यानी कि जो है धरती या स्थल के संपर्क में जो वायु होगी वो, चूंकि वो स्थल जो है वो गर्म है तो उसके संपर्क वाली वायु गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसका स्थान लेने के लिए जो समुद्र से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं जो काफ़ी दूर हैं, वो जो है वो स्थल वाली जिस जगह से गर्म होकर के उठी हैं वो जगह वो ले लेंगी। ठीक है, चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। ये चक्र इसी तरीके से चलता रहता है, और समुद्र की ओर से आने वाली जो ठंडी वायु है वो समुद्री समीर कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो समुद्री समीर क्या है कि जो गर्मी के यानी कि दिन के समय में जो स्थल होता है वो गर्म रहता है, और जो उसके स्थल के संपर्क वाली जो वायु होती है वो गर्म होकर के हल्की हो जाती है और वो ऊपर उठ जाती है, तो उसकी जो जगह उसकी खाली हुई है तो समुद्र से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो उस जगह ले लेती हैं। ये जो प्रक्रम है ये पूरा होता, मतलब कि ये पूरा चक्र की तरह चलता है कि जो गर्म वायु है वो वापस से जो है पूरा चक्र पूरा करने के लिए वो समुद्र की तरफ चली जाती है, और समुद्र की जो ठंडी वायु है वो स्थल की तरफ आ जाती है। तो समुद्र से आने वाली ये जो ठंडी वायु थी इसी को ही हम समुद्री समीर कहते हैं। आगे है, समुद्र समीर की जो ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। इसी वजह से अगर इस ठंडी हवा का जिन लोग को जो है इसका लाभ उठाना रहता है तो वो घर जो है वो उनकी खिड़कियां समुद्र की ओर बनाते हैं। और रात्रि में ये जो प्रक्रम होता है वो ठीक विपरीत होता है। दिन के समय में जो प्रक्रम हो रहा था वो रात के समय में बिल्कुल इसका विपरीत होता है। समुद्र का जो जल होता है वो स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर जो ठंडी वायु है वो समुद्र की ओर बहती है। तो यहाँ पे देखिए ये समुद्र का समीर दिया गया था, ये पूरी प्रोसेस है। ठीक है,
और ये वाला जो है ये थल का समीर है। तो उल्टी कैसे है, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या हमने ये कहा था कि जो समुद्री समीर है वो कैसे उठती है, स्थल के ऊपर की जो वायु होगी वो गर्म होकर के ऊपर की तरफ उड़ जाएगी, समुद्र से आने वाली जो ठंडी वायु है वो इस गर्म वायु का स्थान जो खाली हुआ है उसे ले लेगी, ये गर्म वायु समुद्र की तरफ चली जाएगी। ये दोनों ही इस तरीके से ट्रांसफर होकर के पूरा चक्र बनाती हैं। तो जो समुद्र से आने वाली जो ठंडी वायु होती है उसे हम समुद्री समीर बोलते हैं। रात के समय में ये प्रक्रिया पूरी उल्टी होती है, क्योंकि समुद्र जो है वो उतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाता, जितनी जल्दी जो स्थल होती है वो ठंडी हो जाती है। तो अब क्या होता है कि जो समुद्र है उससे जो है गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी, ठीक है, और जो स्थल है वहाँ की जो ठंडी हवाएं हैं वो क्या होंगी, वो जो है समुद्र की जो जगह खाली हुई है वहाँ की हवा की उधर चली जाएगी। तो इस तरीके से जो स्थल से उठ करके जाने वाली जो समीर है, जो स्थल से उठ करके जाने वाली जो समीर है उसको हम स्थल समीर कहेंगे, ठीक है। समुद्र से उठ करके जाने वाली जो है समुद्री समीर और थल से जाने वाली थल समीर। तो ये हो गया। और ये जो थल समीर और जो समुद्री समीर है ये जो दोनों ही के बेस पे क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है, ठीक है। अब है, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट का अनुभव करते हैं, और सूर्य से हम तक जो ऊष्मा है वो कैसे पहुंचती है। ये क्वेश्चन जो है ये नेक्स्ट स्टेप होगा। अभी तक हम लोगों ने दो स्टेप देखे थे, एक तो जो है ऊष्मा का स्थानांतरण की चालन विधि देखी थी जो ठोसों में हो रही थी, और एक संवहन विधि देखी थी जो द्रव और जो गैस में हो रही थी, यानी कि वायु में हो रही थी। अब हमें ये देखना है कि जो सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है उसका जो स्थानांतरण होगा वो कैसे ये धरती पर पहुंचती है। तो यह चालन अथवा संवहन द्वारा यहाँ तक नहीं पहुँच सकती है, क्योंकि चालन और ये संवहन जो है इन दोनों प्रक्रमों के लिए ऊष्मा स्थानांतरण का जो ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। चालन और संवहन इन दोनों में ही, क्योंकि जो पृथ्वी है तथा सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकांश स्थान कुछ ऐसा है जहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं होता है, वैक्यूम होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर वायु नहीं है तो सूर्य से हम तक जो ऊष्मा है, सूर्य से जो हम तक की ऊष्मा आ रही है वो कोई अन्य प्रक्रम अपनाएगी, ठीक है। तो वही जो है प्रक्रम अपनाती है उसे हम विकर्ण कहते हैं। विकर्ण प्रक्रम जो होता है ये क्या होता है, इसके लिए कि ये जो प्रक्रम होता है इसके द्वारा जो ऊष्मा है वो वैक्यूम में भी चल सकती है, ठीक है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। अभी हमने बताया कि वैक्यूम में भी विकिरण चल सकती है, ऊष्मा जो है विकिरण के रूप में वैक्यूम जो होता है वहाँ पे भी चल सकती है। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। मतलब विकिरण के लिए जो अगर स्थानांतरण ऊष्मा का देखा जाए तो इसके लिए दोनों ही पोजीशन है, माध्यम है तभी भी इसका जो है स्थानांतरण होगा, नहीं भी है तभी भी हो जाएगा। जब हम किसी तापक या हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें, अब यहाँ पे देखिए कि जो सूर्य के प्रकाश का हमें पता था कि उसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण है विकिरण विधि के द्वारा, तो क्या यहाँ पे और भी ऐसे प्रक्रम है जिनके द्वारा भी ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो विकिरण विधि के द्वारा होता है, उसे भी देख लेते हैं। जैसे हीटर है, हीटर के सामने अगर हम बैठें तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है, विकिरण के द्वारा। ज्वाला से हटकर, मतलब हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन, अगर ज्वाला से हटा करके कोई गर्म बर्तन रखा गया है, वो ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश में स्थानांतरण करता है। ये दूसरा मेथड हो गया। हमारे शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है, हमारे शरीर से जो ऊष्मा निकलती है वो विकिरण के द्वारा ही निकलती है। तो जो हमारा शरीर है वो विकिरण के द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है और परिवेश से उस ऊष्मा को ग्रहण भी करता है। सभी गर्म पिंड जितने भी हैं वो विकिरण के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं, ऊष्मा को निकालते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका जो भाग है वो परावर्तित हो जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऊष्मा का जो विकिरण रूप है, जब ये किसी वस्तु के किसी भी भाग से जब ये टकराता है तो वहाँ से वो परावर्तित हो जाता है। कुछ भाग उसका परावर्तित हो जाता है, दूसरी दिशा में चला जाता है, कुछ भाग उसका उसी में ही अवशोषित हो जाता है, और कुछ भाग जो है वो परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण ही वस्तु का जो भाग अवशोषित हो रहा है ऊष्मा का, उसी से ही वस्तु का जो ताप है वो बढ़ जाता है। तो धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है, इसका रीज़न यही है ताकि क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो भी ऊष्मा का जो विकिरण है उसको एब्जॉर्ब भी कर रही है, उसको निकाल भी रही है, ठीक है। तो इसी से बचने के लिए नेक्स्ट हेडिंग है कि सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के जो वस्त्र हैं उनके अलग अलग प्रकार क्यों हैं, इसे देख लेते हैं। आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं, ठीक है, और सर्दियों में हम गहरे रंग के पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है, इसका पता लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप के द्वारा पता लगाते हैं। हम क्या करेंगे कि टिन के 2 डिब्बे लेंगे, ठीक है, उसमें एक की बाहरी परत
पृष्ठ जो है उसको हम काला और दूसरी की पृष्ठ को सफ़ेद पेंट कर देंगे। दोनों ही डिब्बों में बराबर मात्रा में हम जल भरेंगे। उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में हम रख देंगे। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप को हम मापेंगे। ठीक है, तो क्या आप डिब्बे के दोनों डिब्बे हैं उनके ताप में कुछ अंतर पाते हैं, या किस डिब्बे का जो जल है वो अधिक गर्म है, या फिर केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप में अंतर का अनुभव कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मेनली हम कलर के द्वारा जो है ताप का अंतर कर रहे थे, एक को काला और एक को जो है सफ़ेद करने के बाद की यहाँ से सिंपली इतना पता चला कि जब धूप में रखे हुए जो दोनों ही बर्तन जो रखे हुए थे उनमें अगर मान लीजिए जो काला बर्तन है उसका जल अगर ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा था कि जो है गाढ़ा रंग जो होता है, ठीक है, गहरा रंग जो होता है वो ऊष्मा को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो कहने का मतलब ये काला जिसमें पेंट हुआ है जिस बर्तन में, उसका पानी जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा या ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और जो सफ़ेद है उसमें जो है पानी कम गर्म होगा, क्योंकि जो सफ़ेद या फिर हल्के रंग जो होते हैं वो ऊष्मा का अवशोषण कम करते हैं। नेक्स्ट जो क्रियाकलाप है इसमें हमें क्या देखना है, अब ये वाला जो क्रियाकलाप है दूसरा वाला, ऊपर वाले में हमें ये देखना था जब हमने धूप में रखा तो वो कितने गर्म हो गया दोनों ही बर्तनों का पानी। दूसरा जो क्रियाकलाप है उसको हम क्या करेंगे, यही दोनों जो गर्म पानी जो हुआ है उन बर्तनों को उठा करके किसी छाया वाले स्थान पर रख देंगे, और फिर वहाँ पे हम ये देखेंगे कि कौन सा किस बर्तन का जो जल है वो जल्दी जो है ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम वहाँ पे चेक करेंगे। तो ये इन सभी क्रियाकलाप से हमें यही पता चला कि क्या इन क्रियाकलापों से आपका यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है। तो यहीं पे ही इसका पूरा आंसर मिलेगा। गहरे रंग के जो पृष्ठ होते हैं वो अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। ठीक है, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है, और हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, हल्के रंग के जो होते हैं। तो इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रीज़न हो गया हल्के और गहरे रंग का। यहाँ पे देखिए, हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो हम अपने घर को ठंडा या फिर गर्म रखने के लिए, ठीक है, कोयला, लकड़ी या फिर कोई ईंधन या फिर विद्युत का उपयोग करते हैं कि कूलर वगैरह जो है चला लेते हैं। तो क्या ऐसे भवन बनाना संभव है कि जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े। तो भवन की जो बाहरी दीवार है उसको यदि ऐसा बनाया जाए कि उनके बीच में, बाहरी जो दीवार है उनके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए। ठीक है, तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की ऐसी जो विधि है उसके द्वारा भवन निर्माण में क्या किया जाता है, खोखली ईंटों का उपयोग किया जाता है, जो कि आजकल उपलब्ध है। मतलब कह सकते हैं कि इस तरीके का भी हम भवन बना सकते हैं कि बाहर की जो टेम्परेचर है, ना गर्मी ना ठंडी का कोई असर ना पड़े। तो इसके लिए यह खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल जो है नॉर्मली उपलब्ध है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं, गर्म बनाए रखते हैं। क्यों? सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है, ऊन जो होता है वो ऊष्मारोधी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ऊन के रेशे के बीच में वायु, क्योंकि ऊन के रेशे में हमने देखा कि उनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है, उनके बीच में वायु जो है वो ट्रैप हो जाती है, वो फंस जाती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे प्रवेश की ओर विकृत होने से रोकती है, कि हमारे शरीर की जो ऊष्मा है वो ठंडे प्रवेश की तरफ जो है ना निकले, विकृत ना हो, उसके ये रोकने का काम करती है, और इससे हम बहुत गर्म महसूस करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि तो इस तरीके से जो शुरू में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वायु जो है वो ऊष्मा की कुचालक है, तो बिल्कुल ऊष्मा की कुचालक है, जो इसका यहाँ पे आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि यदि अगर सर्दियों को हमको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि सर्दियों को अगर एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबल, उनमें से किसी एक का चुनाव करना हो, तो उपयोग करने की छूट अगर हमें है कि हम किसको चुनेंगे और क्यों चुनेंगे, तो हमें मेनली यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो 2 कंबल हैं, जो एक के पतले पतले हैं लेकिन एक के ऊपर एक जो 2 ओढ़ सकते हैं, उनका ही चुनाव करें, क्योंकि हम ये जानते हैं, हमने ये पढ़ा भी है कि 2 पतले हैं, उनके बीच में वायु जो है, वायु की एक परत विद्यमान होगी। ठीक है, वो जाहिर है वो होगी, और वायु की अगर एक परत विद्यमान है तो वो वायु जो है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, तो वो जो हमारे शरीर का जो ऊष्मा है उसको विकिरण के रूप में बाहर नहीं जाने देगी, तो हमें और गर्मी महसूस होगी। तो इस प्रकार ये जो ऊष्मा वाला चैप्टर था वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक बार इसके अभ्यास के जो ज़रूरी क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं अंतर क्या था, इसे हमने भी पीछे
अध्याय में डिस्कस भी किया था कि जो प्रयोगशाला तापमापी और थर्मामीटर, जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, ये दोनों ही कांच के बने होते हैं। दोनों ही का जो स्ट्रक्चर है वो जिस कांच की नली से बना हुआ वो समान है, दोनों में ही पारे पाए जाते हैं। अंतर यही है कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो खाली मनुष्य के शरीर का ताप माप सकता है, और जो प्रयोगशाला तापमापी है वो किसी भी पदार्थ की जो है ताप को माप सकता है। और जो प्रयोगशाला तापमापी है उसमें जो पारा है, जब तक कि जिसका हमें ताप मापना है उसमें जब तक ये रहेगा तभी तक ही हम उसका जो भी नोट डाउन, जो भी हमें पॉइंट नोट डाउन करना है वो हम कर सकते हैं। जैसे ही हम बाहर निकालेंगे पारा नीचे गिर जाएगा। लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता है, हम उसको जो है मुंह से बाहर निकाल करके तब नोट डाउन करते हैं उसके जो भी उसका क्रमांक आएगा। ऊष्मा चालक तथा ऊष्मा रोधी के दो दो उदाहरण बता रहे हैं। तो ऊष्मा चालक के एल्यूमिनियम हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। ऊष्मा रोधी में प्लास्टिक हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगी। रिक्त स्थान देख लेते हैं। कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी जो है द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो इसकी जो कोई वस्तु कितनी गर्म है तो तापमापी के द्वारा हम इसको जो है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उबलते हुए पानी का जो ताप है वो प्रयोगशाला जो तापमापी है डॉक्टरी तापमापी के द्वारा, डॉक्टरी जो तापमापी उसके द्वारा नहीं मापा जा सकता है। ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के जो बिना किसी माध्यम के अगर ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है तो वो जो प्रक्रम है वो विकिरण कहलाता है। नेक्स्ट है स्टील की एक ठंडी चम्मच, ठीक है, गर्म दूध के प्याले में अगर रखी है तो यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रम द्वारा करेगी। ठीक है, किस विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा। हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। कौन से रंग के? गहरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए कॉलम बी को मिलाना है। थल समीर से बहने का जो समय है वो कौन सा होता है? थल समीर जब बह रही होती है तो वो रात के समय में होती है। समुद्र समीर के बहने का समय दिन होता है। गहरे रंग के कपड़े जो पसंद किए जाते हैं वो सर्दियों में, और जो हल्के रंग के पसंद किए जाते हैं वो गर्मियों में। क्वेश्चन 5 में है कि सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई की कई परतों का बना वस्त्र अधिक ऊष्मा क्यों प्रदान करता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी परतें होंगी उनके बीच में एक एक लेयर जो है वायु की मौजूद रहती है, और वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, जो कि शरीर की जो ऊष्मा विकिरण के रूप में जो बाहर के जो वातावरण में जो जा रही है उसको जाने से रोकती है। इस वजह से जो है परत वाली जो चीज़ें हैं, परत वाली जो वस्त्र हैं उनको पहनना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि पानी जो है वो गर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे है कहाँ कहाँ चालन और संवहन और विकिरण विधि द्वारा जो है ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। तो देखिए बर्नर के द्वारा जो गर्माहट हो रही है यहाँ पे चालन विधि का हो रहा होगा, यहाँ पे चालन विधि का, इसके अंदर जो जल है उसमें संवहन विधि हो रही होगी, और जो ऊष्मा जो है बाहर की तरफ निकल रही है, परिवेश में जो जा रही है वो विकिरण के द्वारा जा रही है। जो क्वेश्चन 7 है इसमें ये कह रहे हैं कि गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की जो बाहरी दीवारें हैं उन पर सफ़ेद पेंट किया जाए। तो अभी हमने ये देखा था कि जो हल्का रंग या फिर सफ़ेद पेंट जो होता है वो ऊष्मा को अधिक जो है परावर्तित कर देता है। ठीक है, ऊष्मा की जो है अधिकतर मात्रा को परावर्तित कर देता है, उसके विकिरण को, और जो है बहुत कम अवशोषित करता है। इसी वजह से जो है वो गर्म जो स्थान है वहाँ पे हल्के रंग के जो है पेंट करने चाहिए। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है हल करने की कोशिश करिएगा। जो अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे ही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट डे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।